Assalamu alaikum, students. I hope you're well. So today we're covering a very interesting topic, sentencing in criminal law. ये आपके जो कोर्स का है फाइनल टॉपिक है पेपर 2 का, क्रिमिनल लॉ का। ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स है क्योंकि ये एक तो इजी है, एक तो ये हाईली एग्जामिनेबल है, बहुत दफ़ा आता है एग्ज़ाम में। एंड इसको समझना भी इतना मुश्किल नहीं है, टॉपिक्स भी कम हैं, इट्स नॉट वेरी लेंथी। मेंजरी एक्ट सीरियस टेक्स अ टोल ऑन यू, दिस इज़ कंपैरेटिवली ईजियर। एंड सबसे बड़ी बात, ये रिलेटेबल भी है। आपको इसको पढ़ के समझ के मज़ा भी आता है, आपको रिलेटिव भी लगता है, रिलेटेबल भी लगता है। तो लेट्स स्टार्टेड ऑफ सेंटेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू सेंटेंसिंग। Before I go on, you have my phone number over here on your screen. If you want to get in touch with me about anything, you can always contact with me on this phone number. I have WhatsApp भी है इसी पे. If you want to get in touch with us on Instagram, Facebook, TikTok, The Law Mentors, you can just type it in and we'll show up. अच्छा जी, sentencing. Introduction to sentencing. Sentencing is the stage of the criminal process that occurs after a defendant has been found guilty or pleaded guilty. At this stage, the court decides what punishment or disposal should be imposed. तो बहुत सिंपल है, एज द वर्ड एक्सप्लेन्स कि सेंटेंसिंग तब होती है आप किसी को, बल्कि इससे पहले मैं ये बता दूं कि सेंटेंसिंग का मतलब होता है कि जब एक बंदा गिल्टी करार दे दिया जाता है। तो एक ट्रायल हुआ, सबसे पहले हमने उसके एलिमेंट्स देखे, उसने मर्डर किया है, रेप किया है, थेफ्ट की है, बर्गलरी की है, नेचर ऑफ ऑफेंस देखा। जब नेचर ऑफ ऑफेंस डिटर्मिन हो गया, अब अदालत ने एविडेंस देखी, एविडेंस के बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा कि यार इस बंदे ने ये मर्डर किया है। सो लेट्स से ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर। हम इस स्टेज तक पहुंच गए हैं, सूट के ट्रायल के एंड तक हम पहुंच गए हैं। अब हम आगे डिसाइड करेंगे कि इसको कितने साल हम जेल करें, इसको हम सिर्फ सज़ा दें, इसको हम फाइन दे के जाने दें। पाकिस्तानी लॉ स्पेसिफिकली इफ अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो तरह के, मेजॉरिटी ऑफेंसेस में दो तरह का ब्रेकडाउन होता है। या तो आप ऑफेंडर को सेंटेंस करते हैं, जेल भेजते हैं, या आप उसको फाइन लेते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं। सो दोनों भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको 10 साल जेल करें, साथ उसको 50 लाख रुपए फाइन भी करें। तो वो भी पॉसिबिलिटी है। सो कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है उसको डिसाइड करने की। So that's sentencing. Sentencing reflects important criminal law concepts such as liability, justice, power and its limits, effectiveness. ये चार चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्ट करती है। एक तो लाइबिलिटी, जिस मतलब ये है कि जो बंदा गिल्टी है उसको उसकी सज़ा मिले। सो पनिशमेंट फॉलोज प्रूवन गिल्ट। जस्टिस, एक बंदे ने मर्डर किया है, द ओनली जस्ट थिंग टू डू हेयर इज टू सेंड हिम टू जेल और टेक अ फाइन और वट एवर इज कन्वीनियंट एंड द जज डिसाइड्स। पावर एंड इट्स लिमिट्स, तो हर बंदे को पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये जुर्म किया, मैंने मर्डर किया, तो मैं जेल जाऊंगा। ये पावर एंड इट्स लिमिट्स होनी चाहिए कि अदालत के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये करे। इफेक्टिवनेस, सेंटेंसिंग का एक मेन मकसद ये होता है कि जो ऑफेंडर है वो दोबारा ये ऑफेंस ना करे, उसके लिए एक एक्सपीरियंस ऐसा बना दिया जाए कि वो दोबारा इस ऑफेंस या किसी ऑफेंस भी ना करे। क्योंकि जेल इतनी टेरराइजिंग होती है, इतनी इम्पैक्टफुल होती है मेंटल हेल्थ पे भी, फिजिकल हेल्थ पे भी, तो वो इतनी वो नहीं होती जिससे कि you will lose your whole life. That's why that's one of its main effectiveness वाला पर्पस। अब इस सेंटेंसिंग को गवर्न कौन करता है? सेंटेंसिंग को गवर्न करता है हमारा क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003, CJA 2003, एंड इसके साथ साथ अलोंग विद दिस सेंटेंसिंग काउंसिल गाइडलाइंस। ये दोनों ली जाती हैं। द कोर्ट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑफ फर्स्ट विद द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003 एंड देन ऑल्सो लुक्स एट सेंटेंसिंग काउंसिल गाइडलाइंस। ये एक सेंटेंसिंग की काउंसिल बनाई हुई है, काउंसिल जो कि वो भी करती है, एडवाइस भी करती है, जो कि नई 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 रिफॉर्म्स को भी सजेस्ट करती है। दे लुक इनटू दे, उनका काम, उस काउंसिल का काम ही ये है कि वो सेंटेंसिंग को देखे कि अगर एक लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रेप का लॉ बहुत पुराना है एंड इसकी जो सेंटेंसिंग है वो 5 साल है, 7 साल है, और ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसकी रिकमेंडेशंस देती है, उसकी गाइडलाइंस देती है। वो लॉ रिसर्च करेंगे, वो UK US का इंटरनेशनल लॉ उसको रिसर्च करेगी काउंसिल, और उसके ऊपर एक गाइडलाइंस बना के कोर्ट को और
लेजिस्लेचर को देगी कि वो इसको अपने लॉ में इंटीग्रेट करें। अच्छा जी, एम्स ऑफ सेंटेंसिंग, टॉपिक नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स ऑफ सेंटेंसिंग। अब सेंटेंसिंग हमने देख तो लिया, अब सेंटेंसिंग के एम्स क्या हैं? सेंटेंसिंग के बेसिकली आपको 5 मेन एम्स नजर आते हैं। ये 5 एम्स जो बताए गए हैं कि सेंटेंसिंग हम कर रहे हैं, लेकिन हम इस सेंटेंसिंग से अचीव क्या कर रहे हैं, ये उसका मेन क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात रेट्रीब्यूशन। हम 5 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो अचीव कर रहे हैं वो है रेट्रीब्यूशन। अब ये 5 चीज़ें हमें कहाँ पता लगती हैं? ये हमें पता लगती हैं सेक्शन 142 ऑफ द CJA 2003, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003। तो ये हमें यहाँ से पता लगती है। सो CJA सेक्शन 142 5 एम्स को लिस्ट करता है। पहला रेट्रीब्यूशन है। रेट्रीब्यूशन क्या कहती है, या मतलब क्या है? रेट्रीब्यूशन फोकसेस ऑन पनिशिंग द ऑफेंडर फॉर रॉन्ग डूइंग एंड इंश्योरिंग ब्लेम इज प्लेस्ड ऑन देम। तो सबसे पहले रेट्रीब्यूशन मिलती है। कैसे मिलती है? जिस बंदे ने क्राइम किया है उसको उसकी सजा मिलेगी, तो वो रेट्रीब्यूशन होगी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ऑब्वियसली ये है कि सोसाइटी में एक एतमाद आता है। सोसाइटी को होता है कि यार किसी ने भी ऑफेंस किया, वो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। तो सोसाइटी का ट्रस्ट, जो लोगों का है बिलीफ इन द जस्टिस सिस्टम, इंटैक्ट रहता है। मॉरल बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करता है। हर किसी को पता है कि यार ये बाउंड्री मैंने अगर क्रॉस की तो मैं इसके लिए गिल्टी करार दिया जाऊंगा, मैं इसके लिए जेल भी जा सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग, प्रिवेंट्स विजिलेंट जस्टिस। विजिलेंट जस्टिस एक अग्रेसिव फॉर्म ऑफ जस्टिस होता है, उसको भी प्रिवेंट करता है। कि अक्सर इस तरह होता है कि आप ज़्यादातर ऑनर किलिंग्स में देखते हैं कि जो इज्जत पे बात आ जाए, पाकिस्तान में तो बहुत प्रेवलेंट है ये, कि जिस पे इज्जत पे बात आ जाए तो वो बंदे ने इतना बड़ा ऑफेंस नहीं किया होगा, लेकिन इज्जत की बात होगी तो वो उसको उससे ज़्यादा पनिशमेंट दे देंगे। तो उसको भी प्रिवेंट करता है, क्योंकि जितना ब्लेम है उतना ही उसके ऊपर देंगे। अब किसी ने अगर चोरी की है तो उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए, 3 साल 5 साल। उसको मर्डर की सजा नहीं मिलनी चाहिए। डिसएडवांटेजेस, ऑफन इन्वॉल्व्स कस्टडी विच इज एक्सपेंसिव। अब मेन पॉइंट इसका ये है कि जब आप कस्टडी में किसी को लेते हैं तो आप इसमें जेल, अब कॉन्सेप्ट है जुडिशल रिमांड का लॉ के अंदर। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, बट बहुत सिंपली, अगर एक ट्रायल चल रहा है, आप उसको जेल में उसको रख रहे हैं 3 साल 5 साल बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, एंड देन वंस जब वो जजमेंट प्रोनाउंस हो भी जाती है, आप उसको कस्टडी डी में रख रहे हैं, तो ये उसके लिए काफ़ी एक एक्सपेंसिव चीज़ है, जो जेल को उसका फूड मेंटेन करना है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, सो ऑन सो फोर्थ। सेकंड, डज नॉट एड्रेस कॉजेज ऑफ ऑफेंडिंग। अब ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप एक चीज को, एक ऑफेंस को देख रहे हैं, आप उसको पनिश कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि जो ऑफेंडिंग के कॉजेज थे वो क्या थे। आप उस स्पेसिफिक केस के लिए तो एड्रेस कर दिया आपने, उस स्पेसिफिक बंदे को तो जेल में डाल के जस्टिस करा दिया, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? व्हाट अबाउट आगे क्या होगा? अगर हम उस कॉज को एड्रेस करेंगे तो हम उससे आगे जाएंगे, लेकिन हम जो सेंटेंसिंग होती है वो सिर्फ 1% रिलेटेड है। तो मैं अगर इसको कहूँ, ये माइक्रो व्यू है इसका, नॉट मैक्रो व्यू है इसका। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक राइट आर्ग्यूमेंट। अब एक बंदे ने गलत किया, आप उसको जेल भेज रहे हैं, आप उसको सेंटेंस कर रहे हैं, आप उसको जेल भेज रहे हैं, तो वो भी उसके लिए गलत हो सकता है, वो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है, वो उसी जेल में जाके ड्रग्स शुरू कर सकता है। तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी आ जाती है कि अगर उस बंदे ने गलत किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको भी एक गलत इन्वायरमेंट में रखें। तो अब इसी से स्टेम आउट होती हैं और टाइप्स ऑफ, जब और टाइप्स सच एज आप कम्युनिटी वर्क करा लें। एक बंदे ने क्राइम किया, रादर देन सेंडिंग हिम टू जेल, आप उसको कम्युनिटी वर्क कराएं, उससे बिल्डिंग्स बनवाएं, हुकूमती काम करवाएं, उससे आप ऐसे लें, रादर देन सेंडिंग हिम इनटू अ प्लेस जो कि ऑलरेडी ही इतनी खराब है, सच एज द जेल। अच्छा, ये एम नंबर 1 हो गया। अब एम नंबर 2 क्या है? डेटरेंस। डेटरेंस एम्स टू डिस्करेज ऑफेंडिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक बंदे को जेल जाते हुए देखते हैं तो कम्युनिटी डिस्करेज हो जाती है, वो ऑफेंस करने से डर जाती है, वो कभी भी करेगी नहीं। मैं आई कैन से इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है कि इफ़ यू सी somebody's लाइफ इन जेल एंड यू सी somebody गोइंग टू जेल, आप वैसे ही डर जाएंगे किसी भी ऑफेंस करने के लिए। तो दैट्स द मेजर वन। तो दो तरह की डेटरेंस होती है, एक इंडिविजुअल
जो बंदे ने खुद क्राइम किया है वो ही खुद ही डर जाएगा, वो ही करेगा ही नहीं, वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा। एंड देन जनरल डेटरेंस, उसको देखकर बाकी लोग भी नहीं करेंगे। तो ये दोनों एडवांटेजेस सिंपल हैं, क्लियर, सोसाइटी को वार्निंग मिल जाती है, सोसाइटी भी डर जाती है, कहती है कि यार अगर मैंने कुछ भी ऑफेंस किया मैं जेल जाऊंगा। और इसी तरीके से क्राइम भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो फियर ऑफ पनिशमेंट आ जाती है। डिसएडवांटेज इसकी ये है कि कोई गारंटी नहीं है, क्या पता एविडेंस फॉर्ज्ड हो, क्या पता पुलिस मिली हो, क्या पता पुलिस रिपोर्ट अपनी गलत बनाए। सो इफेक्टिवनेस की कोई गारंटी नहीं है, कि क्या पता सब कुछ ठीक हो लेकिन वो जेल जाके और ख़राब इंसान बन जाए, वो भी नहीं पता। इट अज्यूम्स रैशनल डिसीजन मेकिंग, तो जेल जाने का या सेंटेंस करने का एक अजम्पशन आ जाती है कि हाँ ये ठीक हुआ। अगेन क्या पता ठीक ना हो। थर्ड डिसएडवांटेज, हाई रीऑफेंडिंग रेट्स अंडरमाइन डेटरेंस। एक बंदा है वो जेल चला जाता है, लेट से उसने चोरी किया, वो जेल गया 3 साल, वापस आया, उसने कहा यार क्या मसला है, मैं तो, मुझे तो कोई मसला ही नहीं हुआ। सम पीपल आर लाइक दैट, दे डोंट केयर। वो कहते हैं यार, मोस्ट ऑफ दीज आर ड्रग एडिक्ट्स, वो कहते हैं यार हमें तो खाने का भी नहीं था, बाहर तो खाने के भी पैसे नहीं थे, सब कुछ खुद करना पड़ता था, जेल में तो सब कुछ साथ सामने मिलता है, 3 वक्त का खाना मिलता है, दोस्त यार हैं, शुगल मेला है, तो बस मैं ऑफेंड करके जेल चला भी जाऊं तो क्या। दिस इज पर्टिकुलरली कंसर्निंग। The third one, and this is the one that I'm the most in favor of, rehabilitation. Rehabilitation aims to reform the offender through education, treatment, and support. अब इसका जो मतलब है वो ये है कि जब आप जेल भेजते हैं, तो वहाँ जेल के अंदर, पाकिस्तानी जेल की बात नहीं हो रही है, इंग्लैंड एंड यूके की, वेल्स की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि वो एजुकेट करते हैं। वो अगर किसी बंदे को कोई मेंटल डिसऑर्डर है और वो उस मेंटल डिसऑर्डर की वजह से मर्डर करता है, तो वो उसको भी देखते हैं, उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं, जेल में ही उसकी ट्रीटमेंट कराते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं। दे हैव सोशल एक्टिविटीज द जेलर्स। तो इससे क्या होता है कि जो बंदा, पर्सनल ग्रोथ जो होती है एक इंसान की, वो इम्प्रूव हो जाती है। सो दैट्स हाउ इट, जेल का एक ये भी है कि रिहैब हो जाती है। फर्ज करें एक ड्रग एडिक्ट है, वो ड्रग के उसमें पकड़ा जाता है, वो जेल जाता है, उसको ड्रग्स ही नहीं मिलते। सो 2 3 4 वीक्स तो उसके लिए मुश्किल होंगे, बट बाद में ही ग्रोज आउट ऑफ इट एंड ही बिकम्स अ बेटर ह्यूमन बीइंग। सो एडवांटेजेस इसके क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू सोसाइटी, सोसाइटी इसमें वो करती है, बेनिफिट करती है। टैकल्स रूट कॉजेज ऑफ क्राइम, सबसे बड़ी बात कि वो रूट कॉज, जैसे आप ड्रग ऑफेंडर है, तो वो वहाँ जेल जाके उसका ड्रग्स रुकवाएंगे, तो वो रूट कॉज एड्रेस कर रहे हैं। अगेन चीपर देन कस्टडी, आप कस्टडी में 24 घंटे एक बंदे को रख रहे हैं, उसको वो उसकी ख्याल रख रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं। वेराज अगर आप रिहैब की तरफ लेके जाते हैं, तो रिहैब इज अ लॉट चीपर, उसमें आपको तो रिहैब में उल्टा बेनिफिट मिल रहा है। वो बंदा अगर कम्युनिटी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो वो चीज फ्री लेबर है आपको जो मिल रही है। सीन एज ए सॉफ्ट ऑप्शन, अब इसका ये मतलब है कि ये बहुत लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। ऑफेंडर को मेंटल इशू होगा नहीं, वो कहेगा मुझे मेंटल इशू है, ताकि जेल ना जाना पड़े, जेल तो जाना पड़े लेकिन रिहैब की तरफ जाना पड़े। विक्टिम्स में फील इग्नोर्ड, बाज विक्टिम्स कहते हैं ये क्या हम कर रहे हैं, इसको तो हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा। एंड लास्टली, ये नो गारंटी ऑफ सक्सेस, कुछ नहीं पता कि रिहैब चलेगा भी या नहीं चलेगा, मेजोरिटी का नहीं चलता ऑनेस्टली स्पीकिंग। प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, द फोर्थ एम ऑफ सेंटेंसिंग इज कि सोसाइटी प्रोटेक्टेड रहती है। एक बंदा, एक मर्डरर है, वो जेल चला गया, सोसाइटी प्रोटेक्टेड है। प्रिवेंट्स ऑफेंडिंग वाइल ऑफेंडर इज डिटेन्ड, ऑफेंडर है, मर्डरर है, जेल में है, ऑफेंस कर ही नहीं सकता। डिसएडवांटेज, अगेन वही बात, एक्सट्रीमली कॉस्टली। 35,000, एक स्टडी ने कोट किया, 35,000 पाउंड पर ईयर पर प्रिजनर हमारा लग रहा है जेल का। तो वो है, रिहेबिलिटेशन की तरफ फोकस नहीं है। जो लास्ट टाइप है वो है रेपरेशन। रेपरेशन रिक्वायर्स ऑफेंडर्स टू मेक अमेंड्स टू विक्टिम्स और सोसाइटीज। अब रेपरेशन मेरे हिसाब से सबसे सही है। ये अगर इसको मैं प्रैक्टिकल उसमें आपको बताऊं, एक बंदे ने मर्डर किया, अब उसको रिपेयर किया जाता है। एंड बाय व्हाट आई मीन बाय रिपेयर इज टू, उसको पैसे देना, जो जिसका मर्डर हो गया अब तो हो गया ना, हाउ डू यू मेक अमेंड्स टू द पर्सन हु हैज सफर्ड। ये वो चीज़ है। एक बंदा है जिसका, लेट से एक माँ है जिसके बेटे को एक बंदे ने मार दिया, अब वो बंदा तो मर गया, लेकिन अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, व्हाट्स, ठीक तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, लेकिन व्हाट्स द बेस्ट वी कैन टेक आउट ऑफ दिस, दैट इज टू पे द पार्टी, द विक्टिम्स की माँ उसको पे करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो रिपेरेशन इज टूवर्ड्स
मेकिंग अमेंड्स। तो ये कुछ इसकी ऑफेंसेस के सॉरी एम्स ऑफ सेंटेंसिंग है। 5 एम्स हमने देख ली हैं। अब इसमें दो कैटेगरीज आ जाती है। ऑफेंडर्स की भी दो कैटेगरीज होती है, अडल्ट ऑफेंडर्स एंड यंग ऑफेंडर्स। एक हमारे जुवेनाइल्स होते हैं, एक हमारे अडल्ट्स होते हैं। अब इनके भी डिफरेंट एम्स होते हैं। आप अडल्ट्स के जो सेंटेंसिंग एम्स हैं वो अलग किस्म के होते हैं, वो ज़रा सीरियस ज़्यादा होते हैं। वेरा जो बच्चों से ऑफेंसेस हुए होते हैं उनको ज़्यादातर हम रिहैब, रिपेरेशन, रिहेबिलिटेशन एंड थोड़ा सा हम उनको हम ग्रूम करने में, इम्प्रूव करने में, ठीक करने में ज़्यादा हम बिलीव रखते हैं। द लॉ बिलीव रखता है यंग ऑफेंडर्स को। So the primary aim, adult sentencing obviously is the serious one. So the primary aim is to punish the offender and protect the society, while also considering deterrence, rehab, and reparation. So types of sentences for adult offenders. अब हमने एम्स देख लिए कि सेंटेंसेस के एम्स क्या हैं। 5 हैं। आप उसको रिहैब करना चाहते हो, आप उसको डेटर करना चाहते हो, आप उसको रिपेयर करना चाहते हो, ये आपकी एम्स थी। अब सेंटेंसेस की भी टाइप्स होती है। टाइप्स का मतलब फिक्स्ड सेंटेंस हो सकता है, लाइफ सेंटेंस हो सकता है, डेथ सेंटेंस हो सकता है। तो टाइप्स होती है मुख्तलिफ किस्म की। 6 महीने का सेंटेंस हो सकता है, सेंटेंस विद रिहैब ऑर्डर हो सकता है, सेंटेंस विद कम्युनिटी सर्विस हो सकता है। तो डिफरेंट तरीके के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब सबसे पहला टाइप ऑफ सेंटेंस है कस्टोडियल सेंटेंस। ये सबसे कॉमन है। कस्टोडियल सेंटेंसेस इन्वॉल्व इमीडिएट और सस्पेंडेड इम्प्रिजनमेंट एंड आर यूज फॉर सीरियस ऑफेंसेस और परसिस्टेंट ऑफेंडर्स। कस्टोडियल सेंटेंस होता है आप बंदे को कस्टडी में ले लेते हैं। टिपिकल फॉर्म होता है जो जेल होती है किसी को, जो आप यूजुअली मूवीज में देखते हैं कि वो जेल जाता है, दैट्स द कस्टोडियल सेंटेंस। इसकी फिक्स लेंथ होती है। डेटरमिनेंट मिनट सेंटेंसेस होते हैं, ये ऑलरेडी डिटरमाइंड होते हैं। फिक्स सेंटेंस लेंथ, ऑफेंडर यूजुअली रिलीज्ड हाफ वे ऑन लाइसेंस। इंट अच्छा, ये फर्स्ट टाइप होता है कि फिक्स वो होता है, सेंटेंस होता है 5 साल, 7 साल, 10 साल। अब यूजुअली क्या होता है कि वो आधा सेंटेंस पूरा करता है, ही डज गुड एंड द कोर्ट विल से कि ही इसका कॉन्डक्ट अच्छा था, इसको हम रिलीज कर देते हैं। तो ये उसमें आ जाती है फर्स्ट वन। आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट प्रोनाउंस दिस करेक्टली एज वी स्पीक। इनडेटर्मिनेट सेंटेंसेस, नो फिक्स रिलीज डेट, डिपेंड रिलीज ऑन रिस्क असेसमेंट। तो ये थोड़े अनकॉमन होते हैं। इसमें ये होता है कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता। जज कहते हैं कि इसको मैं रख रहा हूँ जेल में 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जब तक मैं रिस्क असेसमेंट हमारी जेल कर ना ले और वो बता ना दे कि यार ये बंदा ठीक हो गया। बट ये बहुत अनकॉमन होते हैं। मैंडेटरी लाइफ सेंटेंसेस, ये मर्डर के लिए होता है, सिर्फ मर्डर के लिए होता है। जब एक बंदे का मर्डर प्रूव हो जाता है तो उसको कोर्ट लाइफ सेंटेंस दे देती है। होल लाइफ ऑर्डर्स, ऑफेंडर विल नेवर बी रिलीज्ड, ये भी होता है। एंड दिस इज होल लाइफ ऑर्डर्स आर आउटसाइड ऑफ मर्डर। तो लेट्स से रेप कर दिया, सीरियस ऑफेंसेस कर दिए इसलिए। तो ये फर्स्ट टाइप होता है कस्टोडियल, जिसमें जेल टाइम इन्वॉल्व है। सो इफ एनीबडी सेज कस्टोडियल सेंटेंस, द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड मस्ट बी जेल टाइम। कम्युनिटी सेंटेंसेस, कम्युनिटी सेंटेंसेस अनपेड वर्क को कहते हैं, जो मैं ऊपर भी बात कर चुका हूँ। अब ट्रीटमेंट को, सुपरविजन को, किसी को गार्ड की नौकरी दे दी, किसी को बिल्डिंग बनाने की नौकरी दे दी। सो दीज द सेकंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। द थर्ड टाइप इज फाइन्स, जो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। आप किसी को फाइन कर देते हैं। डिस्चार्ज, एब्सोल्यूट डिस्चार्ज। बंदा कहता है हाँ इसने ये इशारा तोड़ा, जिस तरह जज कहता है इसने ये इशारा तोड़ा लेकिन जाने दो, नो इश्यूज, इसका और ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। तो द ग्रेटर गुड की वजह से आप उसको जेल नहीं भेजते। आप कहते हैं यार इसने ऑफेंस तो किया है लेकिन इसकी बेहतरी के लिए बेहतर है कि ये जेल ना जाए। लेकिन ये का बहुत माइनर ऑफेंसेस के लिए होते हैं, इशारा तोड़ने का हो गया, बहुत छोटे ऑफेंसेस। तो ये आपके टाइप्स ऑफ हैं। मेन आपका कस्टोडियल होता है, कम्युनिटी भी हो सकता है, फाइन एंड डिस्चार्ज तो ऑब्वियसली है ही। अब फैक्टर्स क्या कंसिडर किए जाते हैं इन आपके वो, सो एम्स भी हो गए, टाइप्स भी ऑफ हो गए ऑफ सेंटेंसिंग। अब फैक्टर्स देखते हैं कि एक सेंटेंस करने में क्या क्या देखा जाता है। कोर्ट्स में कंसिडर रेंज ऑफ फैक्टर्स व्हेन डिसाइडिंग सेंटेंसेस। सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, कितना सीरियस ऑफेंस था। मर्डर है तो लंबा सेंटेंस है। इशारा तोड़ दिया सिर्फ, कम, नॉट दैट सीरियस। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, एक मर्डरर है जिसने 6 मर्डर्स किए हैं,
तो ही इज लाइकली टू हैव अ लेंथियर सेंटेंस, वेर एज बंदा है जिसका पहला मर्डर है उसको शायद 10 नहीं तो 8 साल दे दें, लेकिन जिसने 6 साल मर्डर 6 मर्डर किए हैं बैक टू बैक, उसको 10 के बजाय 12 साल ही मिलेगी सजा। यूज ऑफ वेपन, अगर किसी ने नाइफ से मर्डर किया है तो उसको ज्यादा सजा है, किसी ने गलती से मर्डर कर दिया उसको कम सजा है, किसी ने गन से मर्डर किया है तो उसको उसके हिसाब से सजा है। हेट क्राइम था, किसी की नफरत में आके किसी ने मर्डर किया है तो उसकी सजा ज्यादा होगी। मिटिगेटिंग फैक्टर्स, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, गलती से ऑफेंस हो गया, पहले पहली दफ़ा ऑफेंस था, पता नहीं लगा, 20-21 साल का था, यंग ऑफेंडर नहीं था लेकिन फ्रेश अडल्ट ऑफेंडर था। मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, थोड़ा उसको दिमागी मसले थे तो उसको कम सेंटेंस देंगे। मिटिगेटिंग फैक्टर्स नहीं, मिटिगेटिंग होता है कि इफेक्ट कम कर देना, मिटिगेट कर देना, तो उसको कम कर देना, 5 साल था तो अब उसको मिटिगेट करके हम 3 साल कर दिया। गिल्टी प्ली, बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि जब सेंटेंसिंग कितनी करनी चाहिए, फैक्टर्स इन सेंटेंसिंग, तो ये भी देखा जाता है कि गिल्टी प्ली है, एक बंदा है वो पहले दिन ही आके कहता है जी मुझसे गलती हो गई, तो एन मुमकिन है कि उसको सेंटेंस कम दिया जाए। सेंटेंसिंग गाइडलाइंस, यही काउंसिल जो है वो क्या कहती है इस ऑफेंस के बारे में, वो देखा जाता है। विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट्स, ये भी देखा जाता है कि विक्टिम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, अगर विक्टिम के ऊपर बहुत इम्पैक्ट है तो फिर उसको सेंटेंस भी ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये आपके अडल्ट ऑफेंसेस थे, ऑफेंडर्स थे। अब आ जाते हैं यंग ऑफेंडर्स के ऊपर। अब यंग ऑफेंडर्स का एम इज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम री ऑफेंडिंग। एक यंग बच्चा है 15-16 साल का, आपका मेन पर्पस उसको जेल भेजने का ये नहीं है कि वो अपने क्राइम के लिए पनिश हो। आपका एम जेल उसको जाने का ये है कि आप उसको डराएं जेल से कि वो री ऑफेंड कभी जिंदगी में ना करे। नंबर वन। नंबर टू, रिहैबिलिटेशन, कि उसकी रिहैबिलिटेशन हो। उसका वो बच्चा है, उसका माइंड अभी फुली, वो ही हैजंट अटेन्ड मेच्योरिटी येट, तो वो मेच्योरिटी अटेन करने तक वो ठीक हो जाए, उसका दिमाग जो वायरिंग खराब हुई है वो ठीक हो जाए। उसको एजुकेट करें, उसको वेलफेयर करें। यंग ऑफेंडर का ये होता है कि उसको हम बेहतर इंसान बनाएं। अडल्ट ऑफेंडर का प्राइमरी पर्पस ऑफ सेंटेंसिंग इसकी उसको पनिश किया जाए उसकी हरकत के लिए। अब सेंटेंसिंग फॉर यंग ऑफेंडर्स, सबसे पहले आता है कम्युनिटी। जिस तरह एक अडल्ट ऑफेंडर जब पहले ऑफेंड करता है तो उसको हम भेजते हैं जेल, कस्टोडियल सेंटेंस सबसे पहले दिया जाता है। इसी तरह यंग ऑफेंडर में कस्टोडियल सेंटेंस इज नॉट द मेन टाइप ऑफ सेंटेंसिंग, द कम्युनिटी सेंटेंस इज द मेन, जिसमें आप उसको यूथ रिहैबिलिटेशन ऑर्डर देते हैं 147 के अंडर, जिसमें आप उस यंग बंदे से अनपेड वर्क करवा लेते हैं, आप उसे जेल साफ करवा लेते हैं, आप उसे लाइब्रेरी साफ करवा देते हैं, एनी सो एंड सो फोर्थ। आप उसको कर्फ्यू लगवाते हैं, आप फॉर एग्जांपल आप उसे जेल नहीं भेजते लेकिन आप उसे कहते हैं कि हर फ्राइडे को 1 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम इस एक कमरे में बंद रहोगे। यंग बच्चा होता है वो उसको उसी से डर जाता है, वो आगे ऑफेंड नहीं करता। रेफरल ऑर्डर, रेफरल ऑर्डर वो होता है जब वो मान लेता है कि मैंने क्राइम किया है, तो आप उसको कम्युनिटी सर्विसेज के ऊपर चले ले जाते हो। रेपरेशन ऑर्डर, अगेन ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। रिपेयरिंग द हार्म कॉज टू द विक्टिम, तो ये होगा कि वो यंग ऑफेंडर जो है वो कहेगा कि मैं वट एवर यू वांट मैं करूँगा इसको ठीक करने के लिए। पेरेंटिंग ऑर्डर, ये पेरेंटिंग ऑर्डर बड़ा एक इंट्रीगिंग ऑर्डर है। पेरेंटिंग ऑर्डर ये होता है कि आप पेरेंट्स के ऊपर लाइबिलिटी डालते हैं और आप उसे कहते हैं कि आपने ख्याल नहीं रखा, तो फिर पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो वीकली 3 डेज 4 डेज अ वीक बच्चे को एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे या यूथ साइकेट्रिस्ट के पास, सो एंड सो फोर्थ। लास्ट है डिस्चार्ज, एब्सोल्यूट और कंडीशनल। बच्चे को कहते हैं तुमने 3 हफ्ते ये पार्क साफ करना है, ये पार्क साफ करोगे तो डिस्चार्ज हो जाओगे। वो 3 हफ्ते कर लेता है तो ये कंडीशनल हो गया। एब्सोल्यूट हो गया वो कि बंदे ने ऑफेंस किया, बच्चे ने कोर्ट ने कहा हाँ तुमसे गलती हुई है लेकिन तुम जाओ कोई मसला नहीं है। तो ये है। अब कस्टोडियल सेंटेंस यूथ के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। 2-3 बातें इसमें मैं बता दूं। सबसे पहली बात है डीटीओ, डिटेनिंग एंड ट्रेनिंग ऑर्डर। 2 साल के लिए आप डिटेन करते हैं स्टूडेंट उसको, बच्चे को, जुवेनाइल को 2 साल तक आप मैक्सिमम जेल भेज सकते हैं बच्चे को, 2 साल। एंड उसमें भी मेन पर्पस यही होता है कि आप उसको ट्रेन करें, एजुकेट करें। दिस इज अंडर सेक्शन 100 to 106 ऑफ द पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एक्ट 2000। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दूसरी तरह की है, सेक्शन 90 to 91। एंड ये बहुत सीरियस ऑफेंसेस में और बहुत ही कम होता है। मतलब बच्चे ने 7-8 मर्डर्स एक साथ कर लिए,
या बहुत ही कोई ग्रेव हो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, बट बहुत रेयर होता है। अब फैक्टर्स ऑफ अडल्ट ऑफेंस हमने देख लिया। मेन हमारा फैक्टर्स ये थे कि दोबारा उसने ऑफेंड तो नहीं किया, प्रीवियस ऑफेंडर तो नहीं है, गिल्टी प्ली उसने पहले तो नहीं ले ली, पहले ही तो नहीं कह दिया कि हाँ मैं गिल्ट कबूल करता हूँ तो सेंटेंस कम है। इसी तरीके से यूथ ऑफेंडर्स के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। एज एंड मेच्योरिटी, 10 साल का बच्चा है तो उसको थोड़ी कम सज़ा मिलेगी, 17 साल का बच्चा है तो उसको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, अगर देखेंगे यार ये बच्चा ऑलरेडी थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा जो है शाय बच्चा है, थोड़ा इंट्रोवर्ट है, ही इज, ये अगर जेल गया तो ये बिल्कुल ही विल गेट डिस्ट्रॉयड, उस तरीके से अगर है तो फिर आप उसको वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को देकर उसको सेंटेंस कम देते हो। इसी तरह लाइकलीहुड ऑफ री ऑफेंडिंग, क्या पता वो 15 साल का बच्चा है लेकिन उसने 7 8 और छोटे ऑफेंसेस किए हैं तो आप उसको ज़्यादा सज़ा देखोगे। फैमिली एंड होम होम बैकग्राउंड, अगेन ये देखेंगे कि यार इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये प्रीवियस ऑफेंडिंग फैमिली से आ रहा है या कोई अच्छी एजुकेटेड फैमिली से आ रहा है। एजुकेशन देखते हैं कि एजुकेशन उसकी ठीक है कि नहीं है, स्कूल देखते हैं कि अटेंडेंस उसकी ठीक है कि नहीं है। सो ये आपका है। बाकी ये मैंने कंपैरिजन भी आपको दे दिया, यू कैन रीड दिस इन योर ओन टाइम। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। आपका एवेल्युएशन ऑफ सेंटेंसिंग में भी यू कैन, दीज आर सम फैक्ट्स दैट यू कैन गो ओवर। कस्टडी इज एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है एक बंदे को डिटेन करने की। रिहैब ज़्यादा बेहतर तरीका है, लॉन्ग एंड इफेक्टिव है, बट पब्लिक कॉन्फिडेंस इतना नहीं है। अगर किसी बंदे ने क्राइम किया है तो विक्टिम हमेशा यही कहेगा कि इसको सजा दो, रिहैब पे कोई इतना बिलीव नहीं रखता। So yeah, these are some points that you can include and go over. बहुत ही simple topic है. We are get in touch with me if you want any help regarding this chapter and for past paper practice for this chapter. आगे lectures आएंगे भी for that. So yeah, study hard and inshallah see you in the next one.